हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के साथ साथ व्यक्तिवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे कि हॉब्स ने व्यक्तिवादी जो विचार था और व्यक्तिवादी से रिलेटेड ही हॉब्स के ऊपर जो प्रश्न है एग्जाम में आने वाला है, तो इसे जो है हम लोग व्यक्तिवादी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम हॉब्स के जीवन परिचय को जानेंगे कि हॉब्स का जो है क्या उसका लाइफ रहा है। तो आइए हम जानते हैं जीवन परिचय को। सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म जो है 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित मैमसबरी नामक नगर में हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि हॉब्स का जन्म जो है मैमसबरी नामक जो है एक जगह है इंग्लैंड में, जिसे हम ब्रिटेन इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ पर जो है इनका जन्म होता है। और जन्म से पूर्व स्पेन की जनसैन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, इंग्लैंड के जनसेना ने जो है क्या किया था, स्पेन के जनसेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, और सभी लोग भय से आक्रांत था, यानी कि सारे लोग जो है भयभीत थे। कहा जाता है कि भय के वातावरण में जन्मा हॉब्स जिंदगी भर ऐसे ही भयग्रस्त रहा। इस संबंध में हॉब्स ने स्वयं कहा है कि भय और मैं दोनों जुड़वा जन्म लिए थे। हॉब्स पढ़ने लिखने में तो सोचने समझने की जो है विलक्षण प्रवृत्ति था उनका, यानी कि बचपन से ही जो है उनका जो रूपरेखा था, जो उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो जो है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। असाधारण योग्यता शुरू से ही जो है उनमें दिखता था। 14 वर्ष की अवस्था में ही उसने यूरिपिडीज के मीडिया नाटक का जो है यूनानी भाषा में लैटिन में अनुवाद किया था। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उसने गणित, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कई विषयों में जो है गहन अध्ययन किया था। उसने वहां से स्नातक की उपाधि ग्रहण किए थे। इसके बाद वह कैम्बेडिश परिवार में जो है विलियम कैम्बेडिश पढ़ाने लगा। ठीक है, इस सिलसिले में उसे साहित्य प्रेमियों से संपर्क हुआ तथा उसके ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि होने लगा। उसने अपने शिष्य के साथ यूरोप यात्रा भी किए थे। 16 से 28 ईस्वी में हॉब्स सर जर्बस क्विंटन के पुत्र का शिक्षक हो गया था। ये जो है वहाँ के ये थे राजा, जिसको कि जेम्स प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेम्स प्रथम वो राजा थे, और जेम्स प्रथम के राजा के जो पुत्र थे उसको इन्होंने शिक्षक के रूप में जो है पढ़ाने लगा, यानी कि उनका ये गुरु बन गए। और जेम्स प्रथम का जो पालक था, पुत्र था, वो इनका शिष्य हुआ। तो हम देखते हैं कि अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद हॉब्स ने शिक्षा को ही अपनी आजीविका और ज्ञान अर्जन का साधन भी बनाया था। उसने अपने नए शिष्य के साथ यूरोप की पुनः यात्रा की, जिसके दौरान उसने इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो तथा फ्रांस के दार्शनिक डेकार्ट के साथ भी संपर्क हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में राजा और संसद में संघर्ष चल रहा था। इंग्लैंड में जो राजा थे जेम्स प्रथम, और वहाँ के नागरिक में जो है गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध मीन्स कि राजा जो थे और जो वहाँ के जो नागरिक थे वो जो है राजनीति में हिस्सेदारी खोजता था, यानी कि जो है वहाँ पर सारे लोगों को जो है राजनीति में भाग लेने का, जैसे कि लोकतंत्र में होता है, तो वहाँ पे जो है लोकतंत्र की स्थापना चाहता था सिविलियंस। किसके विरुद्ध में? राजा के विरुद्ध में, और राजा और प्रजा में ही जो है गृह युद्ध चल रहा था। उसी समय इनका जन्म होता है 1588 ईस्वी में। और कहा जाता है, इन्होंने जो कहा है, अपना जो थॉट दिया है कि मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुआ। इसी कारण से, क्योंकि इनके पिता तो पहले ही डेथ कर गए थे, और इनकी माता को जो गृह युद्ध जो चल रहा था, तो कहता है कि एक दिन अचानक जो है किसी भी तरह का जो है युद्ध जो है अचानक हो जाता है। और इसी दिन जो है भय से इतनी इनकी माँ जो है डर गई कि कहा जाता है इनके जीवन में है, और बहुत बड़ा इनका जीवन परिचय है, हम यहाँ पे शॉर्ट में कंटेंट को दिए हैं।
और फिर जो कहा जाता है कि उसी दरमियान जो है समय से पहले, जैसे होता है ना कि डॉक्टर वगैरह जो है पहले समय बता देता था कि इस समय के लगभग आसपास जो है बच्चे का जन्म होगा, तो जन्म से बहुत पहले जो है कहता है भय से जो है जन्म ले लिया था। तो इसीलिए जो है हॉब्स ने कहा है कि मैं और भय जुड़वा भाई दोनों साथ साथ जन्म लिए थे। ठीक है, तो हॉब्स जो है राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन हॉब्स जो है राजतंत्र को ही समर्थन देता था, संसदीय व्यवस्था को नहीं। तो इंग्लैंड जो है छोड़कर फ्रांस चला गया कौन? हॉब्स, क्योंकि राजा प्रथम जो थे जेम्स प्रथम, उनको जो है जो सिविलियंस है, जो संसदात्मक व्यवस्था जो चाहता था, तो वो भी जो है कहीं भाग गया, और उसके बाद जो है हॉब्स भी भाग जाते हैं, ये भाग के फ्रांस चले जाते हैं। यहाँ वह लेवियाथन ग्रंथ का लेखन कार्य करने लगा, जो कि 1651 ईस्वी में लेवियाथन का प्रकाशन होता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि लेवियाथन नामक जो पुस्तक है किसकी है, या हॉब्स की पुस्तक कौन सी है। 2-4 नाम रहेगा और उसमें एक लेवियाथन रहेगा, जिससे हॉब्स की ख्याति सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। ये लेवियाथन के वजह से जो है ये थोड़ा सा चर्चित हो गए। चर्चा में देखिए 2 तरह के लोग आते हैं, एक जो बहुत अच्छे कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कर दिए हैं, वो चर्चा में आएगा। एक जो बहुत मतलब कि ऐसा क्रिटिसाइज वाला कुछ बुक लिखेंगे या मैगजीन लिखेंगे या पत्र पत्रिका लिखेंगे, वो भी चर्चा में आ जाता है। देखिए फलाना व्यक्ति ने जो है ऐसा लिखा है, इससे लिखने से देश में ऐसा हो गया, राष्ट्र विरोधी कुछ बातें लिखी, इस टाइप से। तो कुछ लोग जो है राष्ट्र विरोधी के नाम पर लेवियाथन के बारे में बताता है। आगे हम बताएंगे कौन जो है लेवियाथन का क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और बहुत लोग जो है अच्छा भी माना। ठीक है, तो दोनों चर्चा में रहा, जिसकी वजह से जो है ये चर्चित हो गया। ठीक है, उसने लेवियाथन में कैथोलिक धर्म की कठोर आलोचना किया था। अब देखिए फ्रांस में भी कैथोलिक धर्म को मानता था, और फ्रांस में रह के लेवियाथन को प्रकाशित किया और उसमें इस पर प्रहार किया था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस में भी इनके ऊपर जो है प्रहार करने लगता है लोग सब। तो ये वहां से भी क्या होता है, वहां से भी भाग के फिर जो है ये इंग्लैंड आ जाते हैं। और जब इंग्लैंड में आते हैं तब जो है जो जेम्स प्रथम राजा थे, तो उन्हीं का जो पुत्र, जिसको कि हॉब्स ने शिक्षा देता था, वही जो है राजा बना था। तो इनको थोड़ा सा भय जो है खत्म हुआ कि जिसको हमने पढ़ाया है वही जो है राजा बना है। तो ये क्या किया, फ्रांस से भाग करके फिर इंग्लैंड आ जाता है। और यहाँ भी इन्होंने कई बुक की रचना की, जैसे कि दी कॉर्पोर प्रकृति का विवेचन है इसमें, और बताया गया है कि जनता को संप्रभु का विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा डिसीव लिखा है इसमें कि संप्रभुता और आवश्यकता पर जोर दिया है। तीसरा लेवियाथन है, जिसमें ये जो है ना, इससे पहले लेवियाथन ही लिखा था। ठीक है, ये दोनों बुक बाद में लिखा है। और फिर जिसमें कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। निरंकुश राजतंत्र समझ रहे, निरंकुश क्या होता है, एक तरह से तानाशाही राजतंत्र का जो है इन्होंने समर्थन किया। एक और बुक लिखा है एलिमेंट ऑफ लॉ, जिसमें कि विधि और उसके स्वरूप का वर्णन किया है। तो हॉब्स की जितनी भी बुक लिखे हैं उसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है उसे लेवियाथन को ही माना गया है। और विचार पद्धति में जो है इन्होंने जो निगमनात्मक पद्धति को, डिडक्टिव जो है ये इंडक्टिव को जो है इन्होंने इस पद्धति के विचार को जो है ग्रहण किया था। इंडक्टिव का मतलब होता है कि पहले क्या होता है ना कि पार्टिकुलर से जाता है जनरल की ओर, यानी व्यक्तिगत से सामान्य की ओर। ठीक है, तो इन्होंने छोटा छोटा चीज को पहले पढ़ा। ठीक है, व्यक्तिवादी इसी टाइप से होता है। तो और यह अपने समय में वैज्ञानिक क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। भौतिक विज्ञान और गणित विज्ञान में इसकी विशेष रुचि रहती थी, और तर्क द्वारा रेखा गणित की विधि और प्रामाणिकता भी प्रस्तुत करने की भी इनकी आदत थी। इस प्रकार हॉब्स ने भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और ज्यामिति के पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया था। ठीक, इन्होंने जो है जनरल से जो है इन्होंने पार्टिकुलर की ओर गया था। अब हम जानते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद कैसा रहा, क्या है हॉब्स का
व्यक्तिवाद। हरमन ने कहा है कि यद्यपि हॉब्स उन प्रतिबंधों को स्वीकार करता है जिन्हें संप्रभु व्यक्ति पर आरोपित करता है, संप्रभु व्यक्ति पर आरोपित करता है, और उसके सिद्धांत में व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मौजूद होता है। सेबाइन ने भी कुछ कहा है कि लॉक का पूर्वगामी होने के चलते, क्योंकि हॉब्स के बाद लॉक ही आता है, इसलिए कहा गया है कि लॉक का पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक भी माना जाता है, फिलोसफर कहा जाता है। उसमें भी पर्सनल व्यक्तिवाद दर्शन में जो है व्यक्तिवाद इन्होंने आधुनिक तत्व जो दिया है, तो इन्होंने जो है पार्टिकुलर जो है फिलोसफर इसको कहा जाता है। वेपर ने भी कहा है कि सबसे बड़ी निरपेक्षवादी के रूप में इन्हें जो है चित्रित किया गया है। तो सब विद्वानों, बहुत सारे विद्वानों ने इनके बारे में कुछ कुछ कहा है, तो सबका जो है अलग अलग थॉट है। जब हम हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जो उपयुक्त विद्वान जो कुछ अपना अपना जो कथन दिया है, तो संप्रभु की असीम और निरपेक्ष शक्ति के सिद्धांत से जुड़े हुए हॉब्स ने शासक की निरपेक्षता और सर्वशक्ति को ही प्रधानता दी है। इसमें दिया है क्या कि जो है संप्रभु जो है असीम है, निरपेक्ष है और शक्ति के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। हॉब्स ने शासक की निरपेक्षता और सर्वशक्ति को प्रधानता नहीं देते हैं, वो व्यक्तिवादी को जो है प्रधानता देते हैं, इसलिए इसको व्यक्तिवाद के नाम से जो है जाना जाता है। प्रोफेसर सेबाइन ने कहा है कि व्यक्तिवाद का अनिवार्य पूरक है। इस संबंध में कई सिद्धांत है हॉब्स के व्यक्तिवादी के संबंध में, जिसमें पहला है कि हॉब्स के संपूर्ण दर्शन में व्यक्तिवाद की व्याप्ति है, यानी कि पूरे जो संपूर्ण फिलोसफी है उसमें पार्टिकुलर का ही ज्यादा आधार देखा जाता है, उधर जो है व्यक्तिवादी की तरफ जो है हॉब्स का ज्यादा झुकाव है। तो व्यक्तिवाद मनुष्य की सामूहिक जीवन और सामाजिक कल्याण के विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग इकाई के रूप में देखते हुए हर व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता पर जोर देता है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता पर। जब हम हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर दृष्टि डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसकी जो संपूर्ण दर्शन है वह व्यक्तिवाद की ही छाप है। तो हॉब्स ने अपना दर्शन उस प्राकृतिक अवस्था से प्रारंभ करते हैं जिसमें व्यक्ति अलग अलग रहते थे और समझौता में ही व्यक्ति ही प्रधान रहा है। जब सामाजिक समझौता हुआ तो उसमें हर एक व्यक्ति को प्रधानता दिया गया था। दूसरा जो इनका सिद्धांत है व्यक्तिवादी के रूप में, समाज और राज्य व्यक्तिगत उद्देश्य के साधन है। ये बात सही है, समाज हो या राज्य हो तो उसमें साधन के रूप में व्यक्ति ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग जो है इनका क्रिटिसाइज करके कहा है क्या कि व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं, ठीक है। तो व्यक्तिवादी हॉब्स ने समाज और राज्य को व्यक्तिगत उद्देश्य का साधन मानते हैं। उनके दर्शन में उद्देश्य व्यक्ति ही है, ना कि समाज या राज्य। समाज और उसके कानून तभी तक औचित्य रखते हैं जब तक व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये तो व्यक्तिवादी के रूप में ही है। तीसरा जो इनका सिद्धांत है, सुरक्षा के लिए व्यक्तियों को क्रांति का अधिकार है। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन जो है उसमें व्यक्तियों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संप्रभु के विरुद्ध क्रांति करने का भी अधिकार दिया जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है, तो वो क्या संप्रभु के विरुद्ध भी जा सकता है, यानी कि सरकार के विरुद्ध भी जा सकता है, सर्वोच्च शक्ति के विरुद्ध भी जा सकता है। तो संप्रभु किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता है, वह अपने जीवन का अंत कर ले। उसने सुरक्षा के हित में क्रांति का अधिकार देकर अपने व्यक्तिवादी विचार का जो है प्रतिपादन किया है हॉब्स ने। चौथा जो इसका सिद्धांत है, हॉब्स उदारवादी या प्रजातंत्रवादी नहीं बल्कि व्यक्तिवादी है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद की व्याप्ति देखते हुए उसे उदारवाद और लोकतंत्र का समर्थक मान लेना ठीक नहीं है।
इस संबंध में हेपर ने कहा है कि हॉब्स उदारवादी या लोकतंत्रवादी नहीं बल्कि एक व्यक्तिवादी था, जिसका कारण यह भी नहीं है कि वह अपने व्यक्ति की पवित्रता में विश्वास करता है, बल्कि यह भी है कि संसार को व्यक्तियों से बना हुआ तथा हमेशा व्यक्तियों से ही बने रहने वाला मानता है। अगला जो सिद्धांत दिया है कि राज्य में केवल संप्रभु और व्यक्ति दो ही है। हॉब्स का व्यक्तिवाद इस बात से भी सिद्ध होता है कि उसके राज्य में संप्रभु और व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं मिलता है। ठीक है, इसके लिए जो है संप्रभु और व्यक्ति दो ही है। अब आगे इन्होंने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। आधुनिक युग के व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। इस व्यक्तिवादी नीति की कसौटी पर हॉब्स का राजनीतिक दर्शन खरा उतरता है। हॉब्स ने खुद स्पष्ट किया है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने और निवास स्थान, भोजन, जीवन का व्यवसाय चुनने का अधिकार रहेगा। उसने आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया है। ठीक है, एक और सिद्धांत है इनका व्यक्तियों की स्वतंत्रता। हॉब्स के दर्शन को यथार्थतः ना तो समझने वाले कुछ उसे निरंकुशतावाद और तानाशाही का समर्थक कहते हैं, लेकिन हॉब्स में कुछ ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। उसने व्यक्तियों की मूलभूत स्वतंत्रताओं को संप्रभु से अछूता रखा है। उसके अनुसार राज्य का व्यक्ति संप्रभु के उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र होगा जिससे उसके स्वयं के जीवन का अंत करने और व्यक्ति जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करते हुए उसने कहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है। तो हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि समस्त चर्चा से यह सिद्ध हुआ है कि असीमित सत्ता का समर्थक होने पर भी हॉब्स मूलतः व्यक्तिवादी है, क्योंकि हॉब्स तो राजतंत्र को समर्थन देता है। तो राजतंत्र में राजा के हाथ में सारी शक्ति होता है, सारी शक्तियां, सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में है। लेकिन सारी शक्तियां राजा के हाथ में होते हुए भी व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। व्यक्तिवादी की छाप उसके समूचे राजनीतिक दर्शन पर देखने को मिलती है। उसने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार घेरों का उद्देश्य यात्रियों को रोकना नहीं होता है बल्कि मार्गदर्शन देना होता है, उसी प्रकार राज्य में जो कानूनों के प्रयोग का उद्देश्य सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर रोक लगाना नहीं बल्कि लोगों को असावधानी और उतावलेपन में अपनी बर्बादी करने से बचाकर सही मार्ग पर ले जाने का है। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र में जो है राजा तानाशाही होगा या निरंकुश राजतंत्र होगा। वो बाहरी लोगों के लिए निरंकुश होने के लिए कहा है कि जो इंग्लैंड के जो आसपास है, अगर एक राजा रहेंगे, एक राजा के हाथ में सर्वोच्च सत्ता रहेगा, तो वो विदेशी मामलों में या आसपास के जो राज्य है जो आक्रमण करना चाहेगा या कमजोर समझेगा, तो उसके प्रतिक्रिया में जो है उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र जो है व्यक्ति को निरंकुश कर देगा या व्यक्ति की सारी शक्तियां छीन लेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने का आग्रह किया है। और उनके दर्शन में जो है जितने भी प्रकार का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी है, उन्होंने व्यक्ति को ही प्राथमिकता दिया है। ठीक है, तो इतना ही है व्यक्ति के हॉब्स के सामाजिक व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है। आप लोग को अगर क्वेश्चंस आता है तो ये आप लोग लिखेंगे। और ये जो कंटेंट हमने दिया है ये मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है। हमने भी कई प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म से कई विचारकों का विचार को संकलित करके, एकत्रित करके जो है हम यहाँ पे आपको दिए हैं। इसमें मेरा थॉट कुछ भी नहीं है, मेरा जो लिखावट है वो भी मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम कई विचारकों का जो है थॉट अच्छे अच्छे को लेकर के हम यहाँ पर जो है आपको हम देने का प्रयास किए हैं। एग्जाम में पास करने का है और इसमें नॉलेज भी है। इसमें कई प्रकार के प्रतियोगिता एग्जाम अगर आता है तो इसमें जो है आप अच्छे तरीके से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएगा आप पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे।
धन्यवाद।